स्वागत है आपका एपी स्टार पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों के साथ। 25 नवंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र आज खत्म हो रहा है। करीब एक महीने तक चल रहे इस संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने कई बार हंगामा किया। अदानी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा और इसके बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। संविधान पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर आरोप भी लगाए। हंगामेदार इस शीतकालीन सत्र के समापन से ठीक एक दिन पहले संसद के मुख्य द्वार पर एनडीए और कांग्रेस सांसद आमने सामने आ गए। इस दौरान धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद घायल भी हो गए और इसे लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुछ अहम विधेयक भी पारित हुए। अब बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर संसद और संसद के बाहर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। कल गुरुवार को संसद परिसर में सांसदों के बीच धक्का मुक्की के बाद प्रदर्शन और तेज हो गया। धक्का मुक्की के बीच में बीजेपी के 2 सांसद घायल भी हो गए। विपक्ष अंबेडकर से संबंधित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक टिप्पणी को लेकर केंद्र और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। संसद परिसर में कल गुरुवार को संसद में सांसदों के बीच हुई धक्का मुक्की पर सपा सांसद जया बच्चन का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ये मानव निर्मित घटनाएं थी। वो लोगों को सीढ़ियां चढ़ने से रोक रहे थे। मैं खुद इसकी गवाह हूं कि सत्ता पक्ष लोगों को आने से रोक रहे थे और आप सीढ़ियों को कैसे ढक सकते हैं। वो जानबूझकर धक्का मुक्की कर रहे थे। अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का भी बयान आया है और उन्होंने कहा है कि पूरा देश देख रहा है। उन्होंने राहुल गांधी पर कई केस दर्ज कराए हैं। वो अब नई एफआईआर लेकर आए हैं और वो झूठ बोलते हैं। ये उनकी हताशा का स्तर दिखाता है। देश देख रहे हैं, राहुल जी पे तमाम इन्होंने केस लगा रखे हैं। कभी नया एफआईआर निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरा देश देख रहा है। इससे ये दिखता है कि उनका डेस्परेशन लेवल क्या है। मैं राहुल गांधी को जानता हूं, वो किसी को धक्का नहीं मारेंगे, किसी को भी नहीं। पार्लियामेंट तो दूर की बात, वो किसी को सड़क पे चलते हुए अगर भी दिखे तो उनको धक्का नहीं मारेंगे। अब वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो माननीय स्पीकर साहब देखेंगे, बाकी देख लेंगे। लेकिन पार्लियामेंट का माहौल ठीक रहना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर काम होना चाहिए बनिस्बत के पार्लियामेंट के बाहर झगड़े। देश की राजनीति में राहुल गांधी से अराजक और झूठा अभी तक कोई एलओपी नहीं बना होगा। एक तो प्रताप सारंगी जी को धक्का दिया, गुंडागर्दी की, और दूसरा जब देख लिए कि उन पर एफआईआर होगा तो वो झूठ बोले। हमें तो आश्चर्य होता है खड़गे जी पर, जो इतने पुराने हैं, क्यों वो गलत बयानी कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक पक्ष को लेकर ही आगे बढ़ती है। वो कभी भारत के संविधान को, भारत की डेमोक्रेसी को और लोगों को लेकर आगे नहीं बढ़ती है। और मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी को जो कल का फेस ऑफ हुआ है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिम्मेदार। हमारे साथ मामले की जानकारी देने के लिए स्नेह कमल सेठ जो कि दिल्ली ब्यूरो है वो जुड़ चुके हैं। तो स्नेह जी ये बताइए कि ये जो मामला है, जो ये हंगामा है, ये शुरू कैसे हुआ? दिल्ली ये हंगामे से पहले जो राहुल गांधी के ऊपर इतने सारे केस दर्ज किए गए हैं, तो ये केस दर्ज के लिए शुरुआत कैसे हुई और इस हंगामे ने इतना बड़ा रूप कैसे ले लिया? जी गुलिस्ता, जिस तरह से जो है संसद की अगर बात करें, संसद कार्रवाई पिछले कई दिनों से लगातार बाधित थी। कभी विपक्ष मणिपुर के मुद्दे को लेकर, कभी अडानी के मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर था। उस बीच जिस तरह से जो है पिछले सप्ताह जो है गृह मंत्री अमित शाह ने जो है संसद के अपने संबोधन दौरान एक वक्तव्य दिया, क्या अम्बेडकर करते हो इतना नाम, अगर अम्बेडकर नाम लेना फैशन बन गया है, अगर इतना नाम भगवान कहते तो 7 जन्म आपके तर जाते हैं। इस बयान को लेकर लगातार जो है विपक्ष सरकार को घेरे हुआ था। उसी बीच जो है गतिरोध के बीच जब संसद के सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों सांसद संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं राहुल गांधी जब मकर द्वार से संसद भवन जी
जितनी भी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर कि आपको बताया कि सपा की तरफ से और अब प्रियंका गांधी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी पर जो भी केस दर्ज कराए गए हैं वो एक नई राजनीति की तरफ जा रहा है और इसी के साथ धक्का मुक्की को लेकर लोगों के जो भी राय है उसको लेकर अब जया बच्चन सपा सांसद का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो घटना है ये मानव निर्मित घटना थी और वो लोगों को सीढ़ियां चढ़ने से रोक रहे थे। मैं खुद इस बात की गवाह हूं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद इमरान मसूद जी। इमरान जी, जिस तरह से जो है अंबेडकर जी के विवाद के बीच राहुल गांधी का धक्का मुक्की का विवाद आता, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, धक्का मुक्की हुई नहीं थी। सब तमाशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ध्यान भटकाने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शिकायत करती है FIR, तो कांग्रेस शिकायत से FIR नहीं होती है। देखिए, ये तो पूरी तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। पुलिस से हमें डरा नहीं सकते। बहुत बहुत देखा आपने। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद इमरान मसूद। हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन जी। जिस तरह से अम्बेडकर का विवाद चला तो उसमें जो है राहुल गांधी का विवाद आ गया। देखिए, ये सब विवाद में हम नहीं बिलीव करते। वी आर फाइटिंग फॉर द बैकवर्ड एंड द मैन हू हैज बीन अ प्रोटेक्टर ऑफ द बैकवर्ड। दैट्स इट। ये विवाद में हम लोग करते नहीं। ये जो विवाद है, इन लोग नाटक कर रहे हैं, देश के अटेंशन को डाइवर्ट करने की गलती इन्होंने कर दी, सुधारने की समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी। प्रियंका जी, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान का मुद्दा चल रहा था उसमें जो आप गांधी को लेकर भी विवाद शुरू हो गया। ये विवाद मनगढ़ंत विवाद है। ये विवाद इसलिए बनाया गया है कि वो जो छोटे मन के पर बड़े ईगो के, बड़े अहंकार के इंसान हैं, देश के गृह मंत्री, उनको बचाने का काम हो रहा है। दिल्ली पुलिस जो आती है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह, जिन्होंने इस तरीके के बेतुके बयानबाजी की थी बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में। उनके 12 सेकंड के वीडियो ने दिखा दिया था कि क्यों ये 400 सीट से ज्यादा की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि ये रिजर्वेशन हटाना चाहते हैं। ये वंचित विरोधी है, ये पीड़ित विरोधी है, ये गरीब विरोधी है। इनसे माफिया मंगवा कर। एक तरफ जो है बीजेपी की शिकायत पर राहुल गांधी तत्काल FIR होती है कि कांग्रेस शिकायत कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही होम मिनिस्टर जब ऐसा है तो क्या न्याय की उम्मीद कर सकते हैं हम? बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, ये थी शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोफेसर रामगोपाल जी। रामगोपाल जी, जिस तरह से जो अम्बेडकर जी का विवाद चला तो उसी बीच राहुल गांधी का भी धक्का मुक्की का विवाद आ गया। राहुल गांधी ने कोई धक्का नहीं दिया। हम लोग सब वहाँ थे, बीजेपी के लोग बहुत बड़े तादाद में वहाँ थे। वहाँ से निकलना मुश्किल था। उसी में बीजेपी का कोई MP दूसरे MP पे गिर गया, जिसके हाथ में लकड़ी थी, वो लकड़ी किसी के यहाँ लग गई, बस और कुछ नहीं। कांग्रेस शिकायत करती, कोई कार्रवाई नहीं होती। बीजेपी की शिकायत पर तत्काल FIR होता है। तो ऐसा है कि संविधान का पालन नहीं कर रही सरकार। सारे लोग कानून के सख्त समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कानून के सख्त समानता है ही नहीं। ये विस्तार समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, ये थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी। जिस तरह से जो है संसद में बाबा साहब अम्बेडकर के विवाद चला उसमें जो राहुल गांधी का धक्का मुक्की का विवाद है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो कुछ भी हुआ संसद में वो निंदनीय है। मेरे को लगा कि बाबा साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता है। मैं तो खुद एक वरिष्ठ एडवोकेट हूँ। बाबा साहब को हम लोग बड़ी इज्जत से देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की पूजा करते हैं। हम तो पुजारी है कॉन्स्टिट्यूशन। और जब कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता के बारे में अशोभनीय बात की जाती है तो देश नाराज हो जाता है। तो अमित शाह जी को देश से माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि मेरे से गलती हुई, बात खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत तो तत्काल कार्रवाई होती है, वहीं कांग्रेस सांसदों ने भी शिकायत की, कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। अब वो तो पुलिस के ऊपर डिपेंडेंट है, वो कार्रवाई करे नहीं करे। पर राहुल गांधी के अगेंस्ट भी क्या कार्रवाई करेंगे? राहुल गांधी सीढ़ी के नीचे थे, तख्ता सीढ़ी के ऊपर से आ रहा था। हम भी तो वकील हैं, हमने तो सैकड़ों जजेस को जन्म दिया है। हमको पता है कि देश का कानून क्या है, कुछ नहीं हो सकता इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद विवेक तनखा। कैमरा पर्सन काजल। यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके खिलाफ सरकारी अमले का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज होने के बाद अब बिजली विभाग में उनके खिलाफ एक और बड़ा एक्शन लिया गया है।
बिजली विभाग ने सपा सांसद पर 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। सपा सांसद के खिलाफ पहले 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के मामले में उकसाने का आरोप में सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद बिजली विभाग ने पुलिस फोर्स के साथ सपा सांसद के घर पर जाकर उनके दोनों पुराने मीटर को उतारकर नए स्मार्ट मीटर लगाए। पुराने दोनों मीटर को सील करते हुए जांच के लिए लैब भी भेज दिया गया। तो पहले सपा के सांसद, जो सपा सांसद है, उनके ऊपर मुकदमा ये था कि उनके ऊपर एक केस ये लगा था कि जो संभल का जामा मस्जिद का मामला है, हिंसा मामला, उसको उकसाने का काम सपा सांसद ने किया था और उसके बाद अब ये इल्जाम कि उन्होंने बिजली चोरी की है, जिसके बाद अब सपा सांसद के ऊपर 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और सपा सांसद के खिलाफ इससे पहले 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी, जिसमें उनके ऊपर ये इल्जाम था कि उन्होंने हिंसा को उकसाया था, जिसके बाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। और उसके बाद अब बिजली विभाग ने पुलिस फोर्स के साथ सपा सांसद के घर पर जाकर उनके दोनों पुराने मीटर को उतारकर नए स्मार्ट मीटर भी लगाए और उसके साथ ही पुराने दोनों मीटर को सील करते हुए जांच के लिए लैब भी भेज दिया गया। रिपोर्टर है, ठीक है, विजेंद्र सिंह यादव, संवाददाता संभल, ले लो। हाँ ले लो दीदी। तो हमारे साथ संभल के रिपोर्टर विजेंद्र सिंह यादव जुड़ चुके हैं। तो सर, पहले जो सपा सांसद है उनके ऊपर ये आरोप था कि उन्होंने संभल जामा मस्जिद की जो हिंसा है उसको उकसाया और अब उनके ऊपर यह आरोप लग गया है कि उन्होंने बिजली की चोरी की है। तो इन आरोपों के बाद अब क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनको जेल भेजा जाएगा? बिल्कुल गुलस्ता, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं, वो 24 तारीख से जिस समय जब वो जामा मस्जिद पर हिंसा हुई थी उसके बाद से ही लगातार सुर्खियों में है। उसी के बाद से संभल के जो सांसद हैं उन पर कल बिजली विभाग ने एक चोरी की FIR की। उसके बाद 1,91,00,000 रुपए का जो जुर्माना है वो लगाया है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बर्क के खिलाफ एक चोरी की FIR दर्ज की थी और उनके जो घर पर जो कनेक्शन को भी काट दिया था। शाम को उनके ऊपर 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बिजली विभाग के इंजीनियर सांसद के नाम था और एक उनके दादा के नाम था, जो 6 महीने से उनका जो बिजली की खपत थी जो जीरो आ रही थी। इसके बाद से 2 दिन पहले बिजली विभाग ने एक स्मार्ट मीटर लगाया और गुरुवार को सुबह को चेकिंग की गई। जांच में बर्क के घर पर 16 किलो वाट का जो लोड था वो पाया गया। मीटर की जांच रिपोर्ट में दोनों पुराने मीटरों में छेड़छाड़ करके बिजली चोरी की बात जो है वो सामने आई है। इसके बाद से बिजली चोरी की धारा 135 के तहत बर्क के खिलाफ जो है FIR की गई है। जी, तो ये भी एक सवाल एक और उठता है कि जितनी उनकी संपत्ति नहीं है उससे ज्यादा उनके ऊपर जुर्माना लग रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल, मैं आपको बता दें, जिस तरह से संभल में लगातार जो है जो बिजली चोरी को लेकर जो अभियान चल रहा है, वैसा जो बिजली विभाग की तरफ से जी उसको लेकर जो बिजली विभाग ने एक 16 किलो वाट का जो जिस तरह से मीटर में जो ओवरभार पकड़ा गया, उसी को अनुमान को लगाते हुए कि 6 महीने से उनके जो मीटर है उसका जो बिल जो है जीरो आ रहा था, उसी को लेकर जो है बिजली विभाग ने ये कदम उठाया है। उसी को लेकर जो बिजली विभाग ने सांसद के ऊपर जो है जो जुर्माना डाला है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो अगला सवाल ये भी एक आ रहा है कि जो हिंसा हुई थी जामा मस्जिद में, तो संभल जामा मस्जिद में हिंसा के बाद भी उनके साथ उनको फिर भी जेल नहीं भेजा गया था, बल्कि ये कहीं ना कहीं ये प्रूफ हो चुका था कि हाँ उन्होंने ही उस भीड़ को उकसाया था। तो फिर उसके बाद उनके साथ उनको जेल नहीं भेजा गया और अब उनके ऊपर एक और मुकदमा कि उन्होंने बिजली चोरी की है। तो क्या ये बिजली चोरी होने के बाद अब भी ये हम कयास लगा रहे हैं कि कई लोग का ये कहना है कि अभी भी शायद वो जेल नहीं जाएंगे? बिल्कुल गुलस्ता, में जिस तरह से आपको बता दो, जिस तरह से लगातार जो संभल सांसद के ऊपर जो लगातार कार्रवाइयां हो रही है, उसी को लेकर उनके ऊपर जो गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटकी हुई है।
और उसी को लेकर के जो सांसद है संभल के, वो हाईकोर्ट का भी उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अपनी गिरफ्तारी की रोक लगाने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में जाकर के एक रिट दाखिल की है। उसी को लेकर के उन्हें भी कहीं ना कहीं गिरफ्तारी का जो है वो डर सताया जा रहा है। प्रशासन जो अपनी जांच में लगा हुआ है, जिस तरह से जो प्रशासन की तरफ से बताया है कि जो लगातार जो है FIA के खिलाफ जो है नामदर्ज FIR है, उसमें जांच चल रही है जी। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जो उनके घर से जो 2 पुराने मीटर थे, उनका जो यूनिट है वो 0 है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरह से बिजली विभाग ने जब कल वहां पर मौके पर पहुंचा, 2 दिन पहले जो स्मार्ट मीटर लगाया गया था, उसके बाद से बिजली विभाग ने 6 महीने तक का इनका जो पुराना बिल था वो निकाला। तो दोनों जो मीटर थे, एक सांसद के नाम था, एक संसद के जो दादा थे शफीकुर रहमान बर्क, एक उनके नाम का जो मीटर था, उनकी जो 6 महीने की जो पीछे तक की जो रीडिंग है वो 0 आई थी। उसको लेकर के जो बिजली विभाग ने कल मौके पर जाकर के पूरे घर को सर्च किया, उनके घर का जो लोड था उसको देखा, और मीटर में जब 16.5 किलो बाद का जो लोड आया, उसको लेकर जो बिजली विभाग ने ये पहले उनके खिलाफ FIR की, उसके बाद ये जो कदम उठाया, जो 1,91,00,000 का जुर्माना डाला है। जी जी हाँ ठीक है, थैंक यू कर दो। जी, आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंड बाय ऑडियो। हिमाचल और पूर्वी राजस्थान के साथ उत्तर भारत में कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक पाला पड़ने की आशंका है। इससे फसलों को नुकसान हो सकता है। उत्तर के कई हिस्सों में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जम्मू की और कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है। अगले 7 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के अलग अलग इलाकों में शीतलहर की वजह से जमा देने वाली ठंड भी पड़ेगी, ऐसा IMD ने अंदाजा लगाया है। मामले की जानकारी के लिए स्नेह कमल सेठ दिल्ली ब्यूरो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो वो फसलों को नुकसान पहुंचेगी अगर और ज्यादा सर्दी बढ़ जाए, अगर ठंड और ज्यादा बढ़ी तो इससे फसलों को नुकसान पहुंचेगी। इस पे आपका क्या कहना है? जी, जैसा कि अगर मौसमी हवाओं की बात करें, हवाओं के बदलाव के कारण जो है पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें तो जहाँ एक और कड़ाके की ठंड पड़ रही है काफी असर है। वही अगर फसलों की बात करें तो जिस तरह से जो ठंड है या कुछ इलाकों में जो पाले पड़े हैं, जिन्हें हल्की अगर बारिश की बूंदों के साथ कहीं बर्फ भी है, इन चीजों का जो है निश्चित रूप से जो मौसमी फसलें उससे नुकसान होगा। और खासकर अगर जो इस समय के फसल हैं, ना आलू की फसल होती है, मटर की फसल होती है, उनमें निश्चित रूप से जो है मौसम का जो असर पड़ता है उससे जो फसलें खराब होती है, किसान काफी परेशान होते हैं। तो वहीं अगर दिल्ली NCR की बात करें तो दिल्ली NCR पिछले 3 दिनों से जो है घने कोहरे कारण जो है येलो अलर्ट जारी है। पहाड़ों पर होने वाली जो बारिश होती है, ठंड हवाएं हैं, उसका असर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR के आसपास पड़ा। सुबह शाम दोपहर में भी जो है कड़कड़ाती ठंड है, जो हवाएं चल रही है उससे लोगों का जीना दुभर है। वहीं अगर दिल्ली के औसत AQI की बात करें, प्रदूषण के असर की बात करें तो वो 450 के दर्ज कर लिया गया है। और इस कारण से जो है दिल्ली में कोहरे की और धुंध की चादर भी जो है छाई रहती है। गुरुवार को जहां न्यूनतम तापमान दिल्ली का 5 डिग्री सेल्सियस था, वो सामान्य 3 डिग्री कम है। वही सबसे ठंड की अगर बात करें, दिल्ली में सबसे ठंड इलाका जो दिल्ली का उत्तर दिल्ली का नरेला इलाका है, वहाँ पे 4.5 डिग्री सेल्सियस जो है दर्ज की गई है। और वहीं अगर आज की बात करें, आज सुबह 7:30 दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट पर जो है विजिबिलिटी है जो 63 थी वो 5 किलोमीटर थी। वही पालम इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वहाँ की अगर विजिबिलिटी की बात करें तो वहाँ पर 6 किलोमीटर की विजिबिलिटी थी। कोहरे और स्माग का जो असर जो है काफी देखने को दिल्ली में मिल रहा है। सबसे अधिक परेशानी जो है वाहन चालकों को महसूस हो रही है। वहीं अगर मौसम विभाग के जिस तरह से आपने जिक्र किया, मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है, शुक्रवार को भी दिल्ली में तमाम इलाकों पर स्माग और घने कोहरे की संभावना रहेगी। शाम या रात में भी जो है धुंध का अनुमान है। ऐसे में अधिकतम तापमान जो है 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस के
आसपास होने का जो है मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। जी, अभी जितनी भी आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में एक बार फिर स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। शुक्रवार को 5:02 पर द्वारका सेक्टर 3 के डीपीएस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ बम निरोधक दस्ता और दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई। चप्पे चप्पे की तलाशी के दौरान वहां से कोई विस्फोटक सामान नहीं मिला। तो उधर नोएडा के 126 के लोटस ब्लू वर्ल्ड स्कूल को भी एक धमकी भरा ईमेल मिला है और इसमें स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद सूचना को फर्जी करार दिया गया। और इससे पहले भी वक्त वक्त पर अलग अलग स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलती रही हैं, लेकिन जांच पड़ताल में पुलिस को कुछ भी नहीं मिला, संदिग्ध तक नहीं मिला। ले लो स्नेह कमल, रिपोर्टर है, ले लो संवाददाता। तो हमारे साथ स्नेह कमल दिल्ली ब्यूरो जुड़ चुके हैं। तो स्नेह कमल जी, ये बताइए कि दिल्ली को फिर से एक बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें जांच पड़ताल में पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। दिल्ली और नोएडा दोनों तरफ से आई है, ये धमकी भरे मेल आए हैं, लेकिन कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है। तो क्या अभी जो मौजूदा सरकार है उसको डराने के लिए ऐसे मेल भेजे जा रहे हैं, या मतलब किस लिए ये मेल भेजने का क्या कारण लगाया जा सकता है? गुलिस्ता, अगर पिछले कई महीनों की बात है, दिल्ली और एनसीआर के कई स्कूलों को जो है धमकी भरे मेल मिले हैं जिसमें बम से उड़ाने की बात कहते हैं। आज फिर उसी क्रम में दिल्ली एनसीआर कई स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले हैं जिसमें स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। दिल्ली एनसीआर के लगभग 100 ज्यादा स्कूलों को जो है ऐसी धमकी मिली है, और जिसमें डीपीएस, एमईटी, मदर मैरी जैसे बड़े स्कूल दिल्ली के शामिल हैं, जिसको जो बम से उड़ाने की सूचना के साथ ही दिल्ली पुलिस का जो बम निरोधक दस्ता है या अग्निशमन का जो विभाग का दस्ता है, वो सभी मौके पर स्कूल से गए। स्कूल की तलाशी, सघन तलाशी अभी भी चल रही, लेकिन अभी तक की जिस तलाशी में कुछ नहीं मिला है। वही दिल्ली फायर सर्विस को स्कूलों से जो बम की धमकी मिली है, लगभग 97 से अधिक जो है टेलीफोन कॉल प्राप्त हुई है। वही जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुड़ी है कि आखिर ये ईमेल जो कहाँ से भेजे गए। प्राथमिक जानकारी में जो ये तमाम जो धमकी भरे ईमेल आए हैं उनके बारे में दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है ये सभी जो ईमेल जो है रूस से जो है मिले हैं। वही दिल्ली के जो द्वारका के दिल्ली पब्लिक स्कूल जिसे डीपीएस है, वहाँ भी धमकी दी गई। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार स्थित जो है मदर मैरी स्कूल की बात करें, वहाँ है चाणक्यपुरी का जो संस्कृति स्कूल है, पुष्प बिहार का एमईटी स्कूल है, छावला का थामर, सत्ता बिहार का डीडी गोयनका, बाबा हरिदास एवरग्रेड स्कूल, द्वारका का सत्यवा ग्लोबल, ये तमाम स्कूल हैं जिनको जो बम उड़ाने से धमकी दी गई है। और अभी तक जितनी भी जांचें इससे पहले आज की हुई, इससे पहले हुई है, सब शरारत भरी जो है धमकियां थी। ये कहीं न कहीं किसी शरारती तत्वों का जो है ये करसानी है या उनका खेल है कि आए दिन दिल्ली में ऐसी जो है धमकियां मिलती हैं, ईमेल आते हैं, स्कूल तो उड़ा देंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो आपने जितनी भी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ भांकरोटा इलाके में जयपुर अजमेर हाईवे पर सीएनजी टैंकर में ब्लास्ट हो गया। इसकी चपेट में हाईवे से गुजर रहे 40 वाहन आ गए और उसमें आग लग गई। हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना में करीब 39 लोग घायल हो गए। उन घायलों को इलाज के लिए सवाई मानसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और हादसे में हाईवे किनारे पाइप फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। एक पेट्रोल पंप का भी हिस्सा इसकी चपेट में आ गया। ब्लास्ट की जानकारी पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। घटना के बाद हाईवे को दोनों ओर से बंद कर दिया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है और मौके पर डीएम और एसपी मौजूद है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि टैंकर में ब्लास्ट के बाद हाईवे पर एक के बाद एक कई वाहनों के आपस में टकराने से ये आग लग गई। और जयपुर डीएम जितेंद्र सोनी ने आधिकारिक रूप से 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है और उन्होंने बताया है कि हादसे में करीब 40 वाहन आग की चपेट में आ गए। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई है। राहत कार्य जारी है। आग बुझा दी गई है और अब सिर्फ 1 से 2 वाहन ही बचे हुए हैं। मिलके आए हैं तो पता चल रहा है
कि किस प्रकार स्लीपर बस में सोए हुए व्यक्ति जगह नहीं, उससे पहले आग ने उनको अपने आगोश में ले लिया और जितने भी घायल आए हैं ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, हम तो यही कामना करेंगे। लेकिन बहुत ही गंभीर स्थिति में है। 20-25 लोग बहुत ही ज्यादा आग से झुलसे हुए हैं। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। प्रशासन और सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ में इनके इलाज के लिए लगी हुई है। ऐसे हादसे ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकारों को कोई न कोई पुख्ता इंतजामात आगे से करने चाहिए। हॉस्पिटल जाकर के भी आया हूं। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को, वहां के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड है। ये हादसे हैं। सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहां से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे। मिलके आए हैं तो पता चल रहा है कि किस प्रकार स्लीपर बस में। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहे AB स्टार के साथ। धन्यवाद।